वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, टुडे इज़ मार्च 20th एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी से रिलेटेड है एंड दिस इज़ समथिंग ऑब्जर्वेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में का ऑब्जर्वेशन है, दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पहला पॉइंट ये है कि कई कानून, काफ़ी लॉस बने हैं पिछले 1-2 साल में, जो अलग अलग स्टेट्स ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, पार्लियामेंट ने बनाए हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो जो जहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ है, दे हैव एक्सप्रेस द ओपिनियन। उन्होंने ये कहा है कि ये कानून वो लागू नहीं करेंगे अपने स्टेट में, या उसके विपरीत अपने उनका मत है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सीए का कानून है, तो सीए कानून में वेस्ट बंगाल है या केरला है, उन्होंने अपनी असेंबली में पास किया था इसके खिलाफ। पंजाब है, उन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया था। ये जो पेटिशन दाखिल हुई थी इसमें सुप्रीम कोर्ट में, तो पेटिशन में सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है। पहली चीज़ ये कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है पूरे देश के लिए, तो वो लॉ, कानून को हटाने का अधिकार नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। फर्स्ट थिंग, वो कानून को मानना ही पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि क्या ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर असेंबली, जो स्टेट असेंबली है, अगर वो रेजोल्यूशन ओपिनियन पास करता है या कोई रेजोल्यूशन पास करता है, दैट इज़ फाइन, बट वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कानून को ना माने। तो इस पेटिशन में यही बात कही है कि अगर सिर्फ वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो प्रॉब्लम एंड नो वन शुड हैव एनी प्रॉब्लम, और वो कानून जो है वो लागू रहेगा जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का है, अनटिल अनलेस उस पर कोई स्टेट जुरिस्डिक्शन हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज काफ़ी कानून थे, काफ़ी लॉज थे, सीए वगैरह, सीए है या बाकी जो लॉज है जो ऑल ओवर इंडिया जिनका इम्पैक्ट है, चाहे जैसे फार्मर बिल है, तो फार्मर बिल के ऊपर, फार्मर जो एक्ट है अभी, किसानों का कानून है, उस पर भी कई स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास किया था, उसमें अमेंडमेंट्स अपने किए थे। तो इस हिसाब से ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जो स्टेट असेंबलीज़ में, विधानसभाओं में जो ओपिनियन और रेजोल्यूशन पास किए गए उसको गलत नहीं ठहराया, लेकिन ये भी बात कही है कि चूंकि वो ये इसलिए गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इस कानून को मत मानिए। अगर वो उस लेवल पे आता है तो देन वी विल हैव टू सी। तो ये पॉलिटी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इसी मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि भारत के संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि भारत का जो पार्लियामेंट है वो जो कानून बनाता है वो पूरे देश पे लागू होगा या पूरे देश में वो मान्य होगा। तो वो कौन सा आर्टिकल है, दैट यू हैव टू राइट इनटू द कमेंट्स। ओके, जो पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज़ एडिटोरियल, उसके आर्टिकल्स हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है? पहला आर्टिकल है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस भी किया था, ये जो नया बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इसमें अमेंडमेंट। तो मैंने 2-3 दिन पहले ये डिस्कस किया था कि इस जो दिल्ली है, दिल्ली को बनाने का जो एक्ट था, तो उसमें अमेंडमेंट के का एक बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इस बिल के तहत जो वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ पे एक पार्टी की, उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी इंस्टीट्यूशन है। ये बिल में ये कहा गया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दैट विल बी कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट, और जो अभी जो गवर्नमेंट है जहाँ पे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं या बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, वो उन पे लागू होगा जो गवर्नर वहाँ के कहेंगे। अभी पब्लिक ऑर्डर, लैंड रिवेन्यू, ये सब, पुलिस, ये सब चीज़ों को छोड़ के बाकी जो इश्यूज़ हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। लेकिन जो अभी अमेंडमेंट जो प्रपोज किया गया है उसमें ये किया जा रहा है कि जो गवर्नर है वो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन रहेगा। और इसमें हवाला दिया गया था 2018 के जजमेंट का, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट दिया था। लेकिन इसमें राइटर ये कह रहे हैं कि उस जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया है, और उस जजमेंट में 2018 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट का मोटिव ये था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी पावर को कम किया जाए, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई सरकार है, उसके पावर को इम्प्रूव किया जाए। तो उसके जस्ट अपोजिट इस बिल में प्रावधान है, ऐसा इस जो ये आर्टिकल है इसमें ये कहना है। सो आई हैड आस्क यू वन क्वेश्चन ऑल्सो कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या प्रोविज़न है
इस एक्ट में, क्योंकि ये एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम के हिसाब से जानना है। ये हमारे लिए एक टॉपिक है, और इस टॉपिक में हमारे काम की चीज़ क्या है, हमारे काम की चीज़ है ये एक्ट क्या कहता है। तो आई हैड ऑलरेडी एडवाइस यू कि एक्ट पढ़ लेने के लिए, और दूसरा ये जो मूल एक्ट था वो देखने के लिए, एंड देन आई आस्क यू सर्टन सेक्शन आर्टिकल 239A एटसेट्रा। और ये जो जजमेंट था 2018 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो उस समय के मेंस में भी आया था। तो हालांकि मेंस में टाइम है, तो प्रीलिम्स के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के ये सब आर्टिकल और लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह के पोस्ट जो हैं ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या एक्स कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो सब आप पॉलिटिक्स के हिसाब से, पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। देन यूनियन टेरिटरी का क्या कॉन्सेप्ट है, यूनियन टेरिटरी विथ जो असेंबली है वो कितने हैं, ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसे कितने यूनियन टेरिटरी है जिसमें असेंबली है, जिसमें नहीं असेंबली है, उनमें कंसर्न आर्टिकल जो संविधान है उसमें उससे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो ये चीज़ें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो ये चीज़ें आएंगी इस तरीके की चीज़ें, चूँकि ये बिल चल रहा है तो इस बिल से ये सब क्वेश्चन बनेंगे। तो इन सब से ये सब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग, नाउ दिस इज़ गुड आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल है, लेकिन मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई विल एडवाइज़ यू कि ये आपके मेंस के नोट्स में आप इसको रख सकते हैं, या कॉपी पेस्ट कर लीजिए। शॉर्ट में बता देता हूँ, प्रीलिम्स के हिसाब से दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीज़ें हैं कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से समझ लीजिए कि अभी क्वाड का समिट हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि क्वाड का समिट हुआ था मार्च 12 को, जिसमें कि चारों जो कंट्रीज़ हैं उनके हेड ने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट थिंग। और वहाँ पे डिसीजन हुआ था 3C से याद रखिएगा, 3C के इम्पोर्टेंट 3C क्या था, कोविड-19 वैक्सीन्स के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के बारे में। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मतलब सेमीकंडक्टर्स हो गए, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, ये सब 3C के बारे में था। यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने एक C और ऐड कर दिया, 4th C, दैट इज़ चाइना। चाइना को कंटेन करना भी एक इम्पॉर्टेंट आउटकम था इस मीटिंग का, तो क्वाड की मीटिंग का। एंड ये आपको क्लियर हो गया, 3C और 4C याद रखिए। ना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि इंडिया जो वैक्सीन है वो बाकी कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें डेटा भी है कितना इंडिया अब तक एक्सपोर्ट कर चुका है। और उसमें ये कमिटमेंट है कि साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री है उनको प्रोवाइड करेगी इंडिया, मतलब 1 बिलियन डोजेस बनाएगी विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज़ जो क्वाड की कंट्रीज़ हैं, देन दे विल प्रोवाइड टू साउथ ईस्ट एशिया। सो वैक्सीन डिप्लोमेसी इज़ देयर, एंड वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया के सॉफ्ट पावर के लिए इंपॉर्टेंट है। समवन हैज़ आस्क, किसने कमेंट में पूछा था कि क्या इससे इंडिया को परमानेंट सीट मिल सकती है। परमानेंट सीट का एक अलग पॉलिटिक्स है उसके लिए, परमानेंट सीट के लिए जो यूनाइटेड नेशन में है वहाँ पे सपोर्ट भी है एंड देन विरोध भी है। तो वहाँ पे जो जापान है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, वो भी कंटेंडर है। तो जब भी एक्सपेंशन होगा तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया के परमानेंट सीट में चाइना जो है लगातार विरोध वो करता रहा है, वो वीटो करता रहा है। अदरवाइज़ बाकी जो कंट्रीज़ हैं बाकी उसके अलावा 4 जो परमानेंट हैं, सो वो मोर और लेस इन फेवर ऑफ दैट कि वो पूरा ओवरऑल रिवैम्प किया जाए। बट नियर फ्यूचर में यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट्स है उनके बढ़ाने का कोई प्रपोजल या कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं दिख रही है। सो लेट्स सी क्या होता है। बस यस, वैक्सीन डिप्लोमेसी हेल्प्स इन इंडिया की इमेज बढ़ाने में, और इंडिया को एक वर्ल्ड लेवल पे एक लीडर इस्टेब्लिश करने में इट हेल्प्स। एटलीस्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें इंडिया की पोजीशन को वो स्ट्रेंथन करता है। सो ये सब आपके मेंस में सब काम आएगा। ये सारी चीज़ें हैं मेंस में, पॉलिटिकल साइंस में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब ऑप्शनल्स में सब चीज़ें काम आएंगी। तो ये आपको अभी ध्यान रहे, एंड देन इन सितंबर ये सब चीज़ों को हम रिवाइज़ करेंगे। 2-3 चीज़ें और है। फिर इसमें एक बात हुई है कि इंडिया वैक्सीन, ऑब्वियसली इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग वैक्सीन टू अदर कंट्रीज़, लेकिन इंडिया के कुछ और कंसर्न्स है। WTO में कंसर्न्स हैं कि इंडिया को वेवर चाहिए जो ये वैक्सीन्स बना रहे हैं। तो इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुआ है, तो दैट शुड बी नोन टू यू। WTO क्या होता है ये आप ज़रूर पढ़ लेंगे, और ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं कि ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप, व्हाट इज़ ट्रिप्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिप्स क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड समझौता है,
और ट्रिम्स भी है, तो दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो दैट शुड बी नोन टू यू। उसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्वाड की समिट है उसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई थी। तो क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने कमिटमेंट हटा दिया था पेरिस क्लाइमेट चेंज से, देन अगेन इट्स बैक टू द पेरिस क्लाइमेट चेंज पे दोबारा उस वो आ गया है। एंड देन यूएस की बहुत बड़ी ऑब्लिगेशंस क्या है, यूएस ने ये कहा था कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसको फंडिंग करेगा यूएस, और इंडिया को इसके तहत इंडिया को भी 1.4 बिलियन मिलना था सोलर टेक्नोलॉजीज़ के लिए, तो वो यूएस से मिलना है। तो होपफुली अमेरिका के वापस इस समझौते में वापस ज्वाइन कर लेने के बाद में इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि 1.4 बिलियन जो सोलर टेक्नोलॉजी है उसके लिए वो मिल जाए। इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट और हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया ने फाउंड किया था, इंडिया और फ्रांस ने, तो ये याद रहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसको जो अमेरिका है शायद उसको भी ज्वाइन करे। तो दैट इज़ अनदर पर्सपेक्टिव, ये आपको याद रहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है, दैट शुड बी नोन टू यू। तो ये आपको क्लियर हो गया इसमें नई जो चीज़ है। और इसके अलावा देन नेक्स्ट थिंग इज़ ओसाका ट्रैक डिक्लेरेशन। ओसाका ट्रैक डिक्लेरेशन G20 की मीटिंग हुई थी 2019 में, तो उसमें डिस्कस हुआ था ओसाका ट्रैक डिक्लेरेशन विच इंडिया हैड बैक्ड आउट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ओसाका ट्रैक डिक्लेरेशन क्या है, दैट यू कैन सी फ्रॉम द गूगल। ओके, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं इस आर्टिकल में, दैट्स रिलेटेड टू चाइना, कि मेंस के हिसाब से कि जो चाइना है, चाइना इज़ द रियलिटी फॉर द इंडिया, कि चाइना के साथ सेपरेट डिस्प्यूट है इंडिया का। एंड क्वाड में कुछ भी अगर होगा तो क्वाड में ये भी इंडिया को देखना है कि चाइना के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, और ये भी ध्यान रखना है कि चाइना के साथ डिस्प्यूट है वो भी इफेक्टिवली रेजोल्यूट हो। और साथ ही साथ अलग जो मंच है, अलग मंच इंडिया का है, फॉर एग्जांपल SCO है, शंघाई कॉपरेशन है, ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है, सार्क है, तो उन सबको भी बैलेंस रखना है। इसके अलावा राइटर बात करते हैं दो बुक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं रॉबर्ट कापलान, उनकी बुक है मॉनसून एंड द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। तो उनकी बात कही है, तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये दो बुक्स, बस ऑथर कौन है, बुक्स क्या है, इतना आपको पता रहे। ये थोड़ी स्ट्रेटजिक प्लानिंग की बुक्स हैं, तो दैट शुड बी नोन टू यू। अगर चूँकि हमारे सामने ये आर्टिकल आ गया तो वी शुड कीप इन माइंड। सो दिस इज़ अ गुड आर्टिकल, दैट शुड बी इन योर मेंस नोट्स। एंड जो एनालिसिस था वही मैंने आपको बता दिया। और दो तीन चीज़ें, वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड 3 Cs, एंड देन क्लाइमेट चेंज फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड, एंड देन दिस ऑल थिंग्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। तो आप इसको याद रखिएगा बस, दैट्स ऑल। सो ये हो गया हमारा आर्टिकल एडिटोरियल से। एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसमें रैंकिंग है इंडिया की, 2020 की रैंकिंग है इंडिया की 94th अमंग 107 कंट्रीज़। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप लिखेंगे कमेंट्स में कि कौन पब्लिश करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कौन पब्लिश करता है और इसकी स्ट्रेटजीज क्या है, क्या इसका मैकेनिज्म है, हाउ टू कैलकुलेट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दैट शुड बी नोन टू यू। ओके, और ये कॉन्सेप्ट कई बार बता चुका हूँ, वेस्टेड, स्टंटेड, ये इसका डेफिनेशन क्या है, दैट शुड बी नोन टू यू, क्योंकि हेल्थ से है तो इसके क्वेश्चंस आते रहे हैं, हेल्थ सेक्टर के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो दैट शुड बी नोन टू यू। ओके, apart from that they are now this is another international ये है इंटरनेशनल न्यूज़ है, दैट इज़ अमेरिका और चाइना के बीच में जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी मीटिंग्स होनी थी, उनके ऑफिशियल्स थे, ये हो रही है मीटिंग अलास्का में। सो नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि अलास्का की जो जोग्राफ़ी है, यू विल राइट इनटू द कमेंट्स कि अलास्का कहाँ पे है, उसके लेफ़्ट राइट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, उसका लैट लॉन्ग आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके की जोग्राफ़ी ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ में है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग अमेरिका की नई गवर्नमेंट बनने के बाद में किसी अलग नेशन के साथ में प्रॉपर ऑफिशियल स्तर पे पहली मीटिंग है। सो दैट शुड बी नोन टू यू। ओके, मतलब इसके बारे में चूँकि न्यूज़ में, तो इसको पूरा आप देख लेंगे, इसकी जोग्राफ़ी की अलास्का शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, और इस मीटिंग में हुआ क्या, मीटिंग में ये हुआ कि अमेरिका ने हाईलाइट किया चाइना को, दिस इज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिप्लोमेसी वाइज, कि चाइना को हाईलाइट किया, बाकी उसके जो ह्यूमन राइट वायलेशन है जिनजियांग में, ताइवान में, हांगकांग में, तो इन सब इश्यूज़ को फ्लैग किया है यूएस ने। सो जो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रेटजी थी, तो मोर और लेस 70% चाइना के अकॉर्डिंग 60-70% अभी फ़िलहाल सेम स्ट्रेटजी दिख रही है कि चाइना के जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं उनको मेंशन करना, तिब्बत का भी मेंशन किया उन्होंने। तो लेट्स सी जो नई गवर्नमेंट है तो उनके साथ भी चाइना का डिस्प्यूट बना रहेगा एटलीस्ट जब तक कि चाइना
अमेरिका को एडवांटेज कुछ ना दे इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड लीडर या ग्लोबल ऑर्डर में नहीं देता है तो सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहली मीटिंग के टर्म्स में. बट यू जस्ट सी अलास्का के बारे में ज़रूर आप देख के आप लिखिएगा. दिस इज़ अनदर कंट्री यमन. तो यमन में भी लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है. वहाँ पे भी रेबल्स के भी जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पे फाइटिंग चलती रहती है. तो आई आस्क यू जोग्राफिकली कि जोग्राफिकली यमन का मैंने पहले ही पूछा था. अगेन आई विल आस्क यू, जिनको नहीं मालूम है वो देखेंगे. वेयर इज़ यमन, उसके लेफ्ट राइट सेंटर में क्या है, कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन से ओशियंस हैं, दैट शुड बी नोन टू यू. एंड ये हाउदीज ग्रुप्स होते हैं, ये क्या होते हैं पहले बता भी चुका हूँ, तो आप याद रखिए. और यमन की कैपिटल क्या है, ये सब चीज़ें मैप से आपको मालूम चल जाएगा. तो जोग्राफ़ी का मैप आप उठाएंगे तो दैट शुड बी नोन टू यू. और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे कि बॉम्बिंग या फिर कुछ फाइटिंग चलती रहती है, तो दैट शुड बी इन योर नॉलेज. अभी आज इसको पढ़ लेंगे एंड कमेंट्स में लिख देंगे तो आगे याद रहेगा. ओके, नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग तंजानिया. तंजानिया स्वेर्स इन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया. तंजानिया में पहली महिला राष्ट्रपति स्वेरिंग इन हुई है. तो तंजानिया के बारे में आपको पता रहे कि तंजानिया कहाँ पे है और लेफ़्ट राइट इसके कंट्रीज़ कौन सी है, कैपिटल कहाँ पे है, और इस व्यक्ति का नाम आपको मालूम रहे. ठीक है, सामिया सुलूह हसन, ये आपको याद रहना चाहिए. तो आपको याद रहेगा तो ये न्यूज़ में मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकता है, एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकता है. तो याद रहे और तंजानिया से रिलेटेड न्यूज़ बाकी याद रहे. ओके, नाउ दिस इज़ अगेन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. और क्लाइमेट चेंज में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि जो एडवांस कंट्रीज़ है, उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजीज़ के लिए 100 बिलियन ईयर देने की बात कही थी, लेकिन वो पैसा नहीं फंड किया जा रहा है, जिससे कि जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो प्लानिंग नहीं कर पा रही है क्लाइमेट चेंज के लिए. तो एक बहुत बड़ा जो पेरिस अकॉर्ड आप पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आई एम श्योर पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो आप चीज़ पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये पॉइंट्स आपको याद होंगे कि क्या कहा था एडवांस कंट्रीज़ ने. सो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. ये सब दिमाग में रहना चाहिए. बाकी इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है, कल भी मैंने पूछा था आरबीआई के बारे में, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं एग्ज़ाम में. तो एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से दिस शुड बी नोन टू कि बॉन्ड क्या है और ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या होते हैं, आरबीआई क्या है, दिस शुड बी नोन टू यू. ठीक है, इसके लिए इकोनॉमिक्स आपने एनसीईआरटी या बाकी पढ़ा होगा, तो आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग इट. एंड इफ़ यू डोंट नो देन यू मस्ट स्टडी. आपको पढ़ लेना चाहिए जल्दी से जल्दी. ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, तो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, बेसिक अगर आप एनसीईआरटी अगर पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स की तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट. तो आप आंसर करिए इसको, और नहीं पढ़ा है तो इसको फिर पढ़ाई करिए. ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स थिंग. ये स्क्रैपेज पॉलिसी की बात है. स्क्रैपेज पॉलिसी मतलब जो पुराने गाड़ियाँ हैं उनको स्क्रैपेज कैसे किया जाए, तो स्क्रैपेज पॉलिसी पे भी बात चल रही है. तो ये आपको स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में भी पढ़ लेना है, और इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका ये है कि इस पेपर में ये जो अगर लेट्स से अगर ये पेपर पढ़ रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी नोन टू यू. और वो कैसे होगा, जब आप पढ़ते हुए सारी चीज़ों को गूगल सर्च करके या फिर आप करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ लिएगा फिर भी नहीं आता, देन यूज़ गूगल पढ़िए या फिर investopedia.com. ये सब से वो टर्म का आपको पता होना. जैसे यहाँ पे 4 BPS लिखा है, तो व्हाट इज़ 4 BPS, तो ये BPS क्या होता है, क्या किस चीज़ की यूनिट है, तो ये दिया है, आपको तुरंत देख लेना है. देख लेंगे आपकी तैयारी हो जाएगी, और क्वेश्चन आना ही आना है. ये सभी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो आई हैव टोल्ड यू जो भी इतने चीज़ें हैं दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, ये सब चीज़ें आप कवर कर लेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस. और जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ भी करते रहना है. कल संडे है तो उसको यूज़ करो, रिवाइज़ करो. और कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ दो, नहीं तो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको अटैम्प्ट करो. लास्ट ईयर के पेपर्स अटैम्प्ट करके चेक करो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि मॉक टेस्ट नहीं है तो लास्ट ईयर के पेपर्स आप अटैम्प्ट करो एंड देखिए कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो. क्योंकि 6 दिन फॉर एग्जांपल किया तो 7वें दिन अपना प्रोग्रेस भी चेक करना है. एंड डू टेक रेस्ट ऑल्सो. तो आपको रेस्ट भी लेना है, ऐसा नहीं होना है, बर्नआउट नहीं करना है. पूरा बर्नआउट नहीं हो जाना है, फिर मालूम चला नेक्स्ट वीक बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाए. तो इफ़ यू हैव स्टडीड फॉर 6 days देन यू कैन टेक अ डे रेस्ट. एक दिन, अगर आप 6 दिन पढ़ रहे हो तो एक दिन आप कुछ टाइम रेस्ट कर सकते हो, या
यू कैन जस्ट अपीयर अटेम्प्ट अ टेस्ट सीरीज़, 2-3 घंटे टेस्ट सीरीज या लास्ट ईयर के पेपर आप देखिए एंड देन चेक योर प्रोग्रेस. सो दैट शुड बी योर स्ट्रेटजीज कि बर्नआउट नहीं होना है. सिर्फ पढ़ाई करने से आदमी लगातार पढ़ेगा तो थक भी जाएगा, तो रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो रेस्ट शुड बी प्लान्ड एज पर योर प्लानिंग. ओके, सो दैट्स ऑल. थैंक यू. गुड बाय.